Hello students, welcome to the last leg of RTP question discussion for paper 2 CA Inter Corporate and Other Laws। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर किसकी, अदर लॉज के प्रश्न की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है और अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी हमने क्लास में किया हुआ है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है, विशाल ने दिया है 50 किलो हाई क्वालिटी शुगर नरेश को, उनकी किराना शॉप है कि मैं आपको 200 रुपए दूंगा, रख लीजिए, वापस लेते समय मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन नरेश दुकान पे नहीं था। हिज एम्प्लॉय अनअवेयर ऑफ द बेल्ड शुगर ऑफ विशाल, उसने ये चीनी अपनी चीनी के साथ मिक्स कर दी और पैकेजिंग भी कर दी। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ते हैं कि भाई साहब बेली की ड्यूटी है नॉट टू मिक्स द गुड्स, और अगर वो सेपरेबल नहीं है तो याद कीजिए हम सेक्शन 157 में पढ़ते हैं, बेली को बेयर करना पड़ेगा लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये लिखा है जो यहां पे लॉस ऑफ जो शुगर हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो आगे ना मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना मैं आंसर पढ़ रहा हूं, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह का ही सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ, तो कोई नया प्रश्न नहीं डाला आरटीपी में। आइए अगला क्वेश्चन नेगोशिएबल एक्ट पे है। स्टिल मैं कहूंगा इस तरह का थोड़ा प्रश्न हमने जरूर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे आप थोड़ा डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर हमने किया भी हुआ है। देखिए, मिस्टर जाहिद ने एक्सेप्ट किया है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और उन्होंने ये एक्सेप्ट करने के बाद कामिल को दे दिया है कि वो बैंक से इसे डिस्काउंट करवा लें, और हैंडिंग ओवर प्रोसीड्स टू मिस्टर जाहिद, कि उसको दिया है कि भैया जा बैंक से क्या करवा ला, डिस्काउंट करवा ला। होता क्या है, मिस्टर कामिल कुड नॉट गेट द बिल डिस्काउंटेड एंड रिटर्न्ड द बिल टू मिस्टर जाहिद, तो वो डिस्काउंट नहीं करवा पाए। अब मिस्टर जाहिद को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, फाड़ दिया, कट द बिल इनटू 2 पीसेस फॉर द पर्पस टू कैंसिल इट, और उन्होंने फेंक दिया। मिस्टर कामिल ने इसको उठा लिया, ज्वाइन किया, और इस तरह से ज्वाइन किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि भाई ये फटा है, राइट। मिस्टर कामिल ने इसको सर्कुलेशन में मींस आगे भेज दे दिया किसी को, एंड इट फाइनली रीच टू मिस्टर सालिम हु टुक इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे मिस्टर सालिम क्या बन गए, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके ऊपर हम सेक्शन 9 पढ़ के आते हैं, 6 कंडीशन, और हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को दुनिया भर के प्रिविलेजेस हैं। तो क्या उन्हें ये पैसे मिल पाएंगे, प्रश्न यही पूछा गया। एक्सप्लेन कीजिए वेदर मिस्टर जाहिद इज लायबल, क्योंकि जाहिद ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो हमने प्रिविलेजेस टू एचडीसी में पढ़ा था, यस एचडीसी को बेनिफिट मिलेगा, और यहां हम सेक्शन कोट कर रहे हैं 120। तो 120 में हमने क्या पढ़ा था कि भैया कोई भी एक्सेप्टर, क्योंकि यहां एक्सेप्टर की बात है, जो एक्सेप्टर ऑफ बिल है, वैसे कई चीजों पे था, चाहे ड्रावर ऑफ बिल हो, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट हो, ये वो अगर कोई केस किया जाता है किसकी तरफ से, एचडीसी की तरफ से, दे कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी, या यूं कह लीजिए द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे नॉर्मली मैं क्लास में वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि आप ओरिजिनल वैलिडिटी को क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्शन है। तो यहां मिस्टर सालिम को पैसे मिलेंगे बिकॉज ही इज व्हाट, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देयर आफ्टर जीसीए का प्रश्न है, और मैं इसे स्टार कहूंगा इसलिए पहले डाल के दिया है आपके लिए कि हाँ इसका ध्यान रखिएगा। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 क्लॉज AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है कंपनी सेड टू बी कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो अगर आपने इनकम टैक्स में सेक्शन पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का मतलब ही क्या है, इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इफ इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ध्यान दीजिए, कंपनीज एक्ट 1956 आज के दिन नहीं है, आज है 2013। लेकिन इनकम टैक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कौन सी कंपनी है, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 है। मैं जस्ट आपके लिए बता दूं, आज नई कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंपनी कहलाती है सेक्शन 8 कंपनी, जो आप सारे जानते हैं, फॉर चैरिटेबल पर्पस, राइट, वो वाली कंपनी। तो अब क्या कह रहा है, कहता है आफ्टर द एडवेंट ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हैज नॉट बीन मेड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में आज भी वर्ड यही लिखा हुआ है, जबकि वर्ड क्या होना चाहिए, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द जीसीए एक्ट हाउ विल बी द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल बी कंसीडर्ड। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था सेक्शन 8, और हमने सेक्शन 8 में क्या पढ़ा था, अगर कोई एक्ट रिपील हो जाए
तो कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्या हो गया, नया रीएनेक्ट हो गया, एक नया एक्ट। तो जो नया एक्ट बना है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन हो सकती है उस प्रोविजन से रिलेटेड, राइट। तो कहता है देन रेफरेंसेस इन एनी अदर इनेक्टमेंट सो रिपील्ड shall unless a different intention appears be construed as references to the provision so reenacted। सिंपल मतलब यही है कि भैया जब तक कुछ डिफरेंट इंटेंशन ना हो, रेपुग्नेंट ना हो, तो हम क्या लेके चलेंगे, सेक्शन 25 को लेके चलेंगे, सेक्शन 8 कौन से एक्ट का, 2013 का, ना कि 1956 का, चाहे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। यही चीज देखिए हम एक केस में भी पढ़ते हैं, गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी यही चीज कही गई थी। जैसे देख लीजिए कि इट वाज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन इफ ए लेटर एक्ट merely makes a reference to a former act or existing law, it is only by reference and all amendments repeals new law subsequently made will have effect unless its operation is saved by the relevant provision of the section of the act। मतलब सिंपल में ये भी कह रहा है द न्यू लॉ विल हैव अफेक्ट, जब तक कुछ रिवर्स ना लिखा हो तो नए एक्ट के मुताबिक हम चलेंगे, राइट। तो आगे बस इन्होंने कंक्लूड ही किया, तो आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आसान प्रश्न है आईओएस के ऊपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो पूछा गया हाउ विल यू इंटरप्रेट द डेफिनेशंस इन अ स्टैट्यूट इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। तो आप जानते हैं मीन्स का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन कौन सी होती है बेटा, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। तो हम यही कहते हैं जब मीन होता है तो वो एक रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव है, जो लिखा है वही आएगा, आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। और इंक्लूड्स का मतलब होता है ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन होती है, जो लिखा है वो भी आएगा और कुछ और भी आ सकता है। बस यही आपके लिख के देना, उसने साथ में आपसे क्या पूछ लिया, इलस्ट्रेशन, गिव एन इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कह लीजिए। तो जैसे इन्होंने डायरेक्टर की डेफिनेशन क्लॉज 34 में वो मीन से आती है, मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, और होल टाइम डायरेक्टर क्लॉज 94 में आती है जो इंक्लूड से स्टार्ट होती है, अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। बाकी कोई जरूरी नहीं है आप ये एग्जाम में लिख के आए, जैसे आप कंपनी की डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं, जहां 220 किससे स्टार्ट होता है, कंपनी मीन से स्टार्ट होता है। तो जो भी जैसी आपको याद हो, कोई इस तरह से जरूरी नहीं है। इंक्लूड्स में अगर आप याद करें 212 में सेक्शन 2 क्लॉज 12 में आप बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर पढ़ते हैं, या 213 में बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ते हैं, 2 क्लॉज 36 में डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो सारी किससे स्टार्ट होती है डेफिनेशन, इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट होती है। तो जो आपको याद है वो आप लिख के आ सकते हैं। तो इस तरह से ये आरटीपी के सारे सेशंस या हर चीज मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी पढ़ने में रखें तो आप कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस।